गुड मॉर्निंग एवरीवन। रट्टा फरार चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जैसा सभी लोग मोटिवेशनल कोट बताते हैं, मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं, मैं आपको जस्ट एक मोटिवेशनल कोट से अपनी क्लास स्टार्ट करूंगा। तो मेरा मोटिवेशनल कोट यही रहेगा, यू आर योर ओन मोटिवेटर। ठीक है, यू आर योर ओन मोटिवेटर। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं निकलता तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई मोटिवेशनल शायरी सुन लो, जस्ट 5-10 मिनट के लिए आपके अंदर आग आएगी और बाद में बुझ जाएगी। अगर आपको सच में आग लानी है, जो आपकी आग आपको सक्सेसफुल करे, तो खुद के मोटिवेटर बनो, अपने अंदर से मोटिवेशन लाओ। आपके अंदर मोटिवेशन है, ठीक है। तो बस आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, मोटिवेट नहीं करूंगा। आपको मैं सिखाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल का नाम मैंने रट्टा फरार इसलिए रखा है क्योंकि रट्टा से हमारा कोई मतलब नहीं है। पहली बात ध्यान रखना, कंसेप्ट पे डील करेंगे। इंग्लिश आपको कठिन लगती है, ध्यान रखिए, बहुत आसान है। कंसेप्चुअल चलेंगे, सब चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो बेसिस सबसे छोटा जो इंग्लिश का, देखो इंग्लिश हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं और हमारे लिए मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश जो है वो दो टाइप में डील करती है। एक तो ये लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, सबको पता है इंग्लिश भाषा होती है, लेकिन एक ये लिटरेचर भी होती है, ठीक है। लैंग्वेज होती है, लिटरेचर होती है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप बोलने के लिए, और दूसरा जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें यूज होती है लैंग्वेज। लिटरेचर की बात करें तो ये आपकी एकेडमिक इंग्लिश होती है। एकेडमिक मतलब जो हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं, हमें स्टोरी दी जाती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेसिस पर ग्रामर आती है, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर या एकेडमिक इंग्लिश, ठीक है। तो एकेडमिक इंग्लिश का हमारी जो बैंकिंग या फिर एसएससी या सीडीएस से कोई मतलब नहीं है। हमें फोकस करना है लैंग्वेज पर। इसमें आपका आता है ग्रामर, और ग्रामर यहाँ पे होता है कंसेप्चुअल, ध्यान देना, ठीक है। दो टाइप की इंग्लिश बताई मैंने, एक होती है लैंग्वेज, एक होती है लिटरेचर। लैंग्वेज जो हम बोलने के लिए यूज करते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, ठीक है। और जो लैंग्वेज में जो ग्रामर होता है, ठीक है, उस पर फोकस करना है। और वो ग्रामर अब कैसा होता है, कंसेप्चुअल होता है, न कि रटने वाला। अब बात करें लिटरेचर की, तो ये एकेडमिक इंग्लिश होती है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। अब गलती हमसे क्या हो जाती है, हम सोचते हैं कि यार हमें पास करना है, 2 लाख लोग बैठे हैं, 2 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग बैठे हैं किसी एग्जाम के लिए, उसे पास करना है, तो हमें एक्स्ट्रा एडवांस होना पड़ेगा, उनसे अलग सोचना पड़ेगा। मतलब वो अगर 2 बुक पढ़ रहे हैं तो हमें 4 बुक पढ़ना पड़ेगा। बस हम यही गलती कर देते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना। वो 2 बुक पढ़ रहे हैं, हमें 4 बुक पढ़ना है, ये हम गलती कर देते हैं। जितना टाइम वो 2 बुक में पढ़ने में लगाएंगे, उससे दोगुना टाइम हम 4 बुक पढ़ने में लगाएंगे। 4 बुक पढ़ने के बजाय अगर हम 2 बुक पे फोकस करें तो ये 2 बुक हम 2 बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक समझ में आ रहा है? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये 2 बुक में से क्या क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें वो पढ़ना है जो हमारी एग्जाम में आता है। हमें वो नहीं पढ़ना है कि जो नहीं आता उसको ही पढ़े जा रहे हैं, जो आता है उसको तो पढ़ना ही है। तो सबसे बड़ी चीज हमें पहले ये देखना है कि एग्जाम में आता क्या नहीं है, आता क्या नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये देख लिया कि एग्जाम में क्या नहीं आता है, तो आपको पता है कि वो आपको पढ़ना है नहीं, उसको हाथ ही नहीं लगाना है। जो आता है, जिसके चांसेस हैं, जिसके अगर 1% भी चांस है, उसे पढ़ो। जिसका कोई चांस नहीं है, 15 साल से नहीं आया, तो अब क्या है, हम उसको फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलो करते हैं। इस वाले चैप्टर से ज्यादा आते हैं, इन वाले सर की बुक अच्छी है, समझ में आ रहा है। तो ट्रेंड फॉलो करके ही जो एग्जामिनर है वो भी पेपर सेट करता है, ट्रेंड फॉलो करके ही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं, ट्रेंड फॉलो करके ही हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। बाई चांस अगर एग्जामिनर ने अगर चेंज भी किया तो 1% चेंज करेगा, तो 1% तो आपके मार्क्स कटने वाले हैं, उसमें आपको रोक नहीं सकते। आप चाहो मेरे 100% मार्क्स आ जाए, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये होगी आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्जाम्स के लिए, कैसे पढ़ना है इंग्लिश, उस चीज के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश में आपको चाहिए प्रैक्टिस। अगर आप चाहो कि मैं कंसेप्ट सीख के, कंसेप्ट रट के बैठ जाऊं और मुझे इंग्लिश आ जाए, या फिर मैं मार्क्स ले आऊं, तो पॉसिबल नहीं है। आपको चाहिए प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, जितने कंसेप्ट को आप अच्छे से समझोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं। हम आते हैं लैंग्वेज पे, बिल्कुल बेसिस से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेसिस से फाउंडेशन ऐसे ले जाएंगे हम। तो लैंग्वेज की बात करें, सबको पता है कि लैंग्वेज में एक टर्म होती है लेटर्स, ठीक है। लेटर्स इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होते हैं, हमें ये भी पता है। 26 लेटर्स में से 5 हमारे होते हैं वॉवेल्स और 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है।
लैंग्वेज में लेटर्स टर्म होती है, लेटर्स में 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, 26 में से 5 वॉवेल्स होते हैं जिन्हें स्वर बोलते बोला जाता है, 26 में से 21 होते हैं कॉन्सोनेंट जिन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। बेसिक चीज है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज है। अब बात करते हैं कि एक टर्म और होती है अल्फाबेट, ये भी बच्चों वाली चीज है लेकिन हमें स्कूल में कुछ और पढ़ाया जाता है, ठीक है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से टीचर्स की, या फिर शायद ये ट्रेंड बना इसलिए हमें पढ़ाया जाता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। क्या पढ़ाया जाता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट भाई एक ही होता है, 26 नहीं होते, ध्यान देना। अल्फाबेट एक होता है, एक अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए। इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट एक होता है, एक अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। 26 अल्फाबेट नहीं होते। कोई आपसे पूछता है कितने अल्फाबेट्स हैं, बोला भाई अल्फाबेट एक है, उसके अंदर 26 लेटर्स हैं। डाउट क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अल्फाबेट्स जो वर्ड होता है, अब एक वर्ड होता है अल्फाबेट्स, आपके मोस्टली एरर्स पे आते हैं। अब एग्जाम में जाओगे ना, एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, उसको बहुत ज्यादा समझ है। वो क्या करता है, ऐसी डाउट्स पूछता है जो आपको हमें नहीं पता होते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना। सर ये अल्फाबेट्स क्या पढ़ा रहे हो, सर 26 लेटर क्या पढ़ा रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, ठीक है। अल्फाबेट मतलब इंग्लिश भाषा में जो 26 लेटर्स हैं इनको सिस्टमेटिक वे में दर्शाना अल्फाबेट कहलाता है। ऐसे हिंदी में वर्णमाला होती है। अल्फाबेट्स यहाँ पर एस लगने से, इसका प्लूरल बनने से, जिनको प्लूरल नहीं पता आगे समझोगे। बेसिकली अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की तो ये छोटे टर्म आपको पता होंगे, ठीक है। प्लूरल बनने पे क्या होता है, जब एस लगा देते हैं तो ये काम करता है किसका, लैंग्वेज का। ये एक लैंग्वेज बन जाती है। अल्फाबेट में एस लगाने से इसका मतलब लैंग्वेज हो जाता है, एक भाषा बन जाती है। जैसे मैंने बोला आई नो मैनी अल्फाबेट्स, मतलब आई नो मैनी लैंग्वेजेस, नॉट लेटर्स। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। हमने देख लिया मोटा मोटा कि 26 लेटर्स होते हैं जिसमें से 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब लेटर्स से क्या होते हैं, लेटर्स को एक सिस्टमैटिक वे में लिखना। जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें 3 लेटर्स है, दूसरे दिख रहा है हमें, ABCD जेड तक आती है, उसमें 3 लेटर है, एक आर है, एक ए है, एक टी है। अब मैंने क्या किया, RAT को एक साथ लिख दिया। अब ये RAT एक सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंस मतलब मीनिंग दे रहा है। जब लेटर्स के ऐसे ग्रुप को एक साथ लिखना जिसमें कोई मीनिंग आए, कोई सेंस आए, तो वो बन जाता है वर्ड। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है, सबके काम का है, ध्यान से समझना हर चीज। RAT लेटर्स को एक साथ लिख दिया, RAT बन गया, रेड मीन्स चूहा होता है। अभी मीनिंग दे रहा है किसकी, चूहे की, तो क्या बन गया, वर्ड बन गया। अगर मीनिंग नहीं दे रहा तो वर्ड नहीं है। बहुत सारी डेफिनेशन बोलते हैं कि लेटर्स के समूह को हम वर्ड बोलते नहीं। जैसे मैंने बोला ATR, ATR कोई वर्ड नहीं है, कोई सेंस नहीं है इसका। 12th पास कर चुके, बताओ सेंस क्या है इसका, ATR कोई शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, किसी संस्थान का नाम हो सकता है, कोई शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं ATR, बट ये कोई सेंस नहीं दे रहा, कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो ये एक वर्ड नहीं है। वर्ड मतलब लेटर्स के ऐसे समूह को, लेटर एक से ज्यादा लेटर्स जिनसे कोई मीनिंग निकले, कोई सेंस निकले, उसे वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्ड के बाद क्या आता है। हमने लेटर देख लिया, लेटर से वर्ड बनता है। वर्ड से क्या बनता है, तो देखो वर्ड से बनता है हमारा सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। अब हमारी मेन क्लास स्टार्ट होगी। अभी तक तो सिर्फ बेसिक था, ठीक है। अभी तक मैं आपको खिला पिला रहा था कि जिससे आप लोग अपना इंटरेस्ट जगाओ। पहले समोसे और कोल्ड ड्रिंक पिलाई, अब मैं आपको थोड़ा सा टॉर्चर करूंगा, ठीक है। तो टॉर्चर हमारा ये है कि लेटर से वर्ड बना, आराम से आपने वर्ड बना लिया, उसके बाद सेंटेंस बना। अब सेंटेंस क्या होता है, दिस इज द टॉर्चर, ठीक है। यहां से हमारी एग्जाम्स के ओरिएंटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आई थिंक आपको ऊपर का बेसिक पूरा क्लियर है, बात है सेंटेंस की। समझते सेंटेंस क्या है। यहां पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को हिंदी में बाकी कहते हैं, सबको पता है, बेसिक पता है, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मैंने क्या बोला, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब लेटर्स का ग्रुप नहीं है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे मान लो मैंने वर्ड्स ले लिए,
ठीक है, मैंने सेंटेंस ले लिया, ये वर्ड्स ले लिए। राम एक वर्ड है, प्ले एक वर्ड है, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ऑन एक वर्ड है। वर्ड क्यों है? क्योंकि लेटर्स का समूह है। तो वर्ड क्यों है? क्योंकि सेंस दे रहा है। राम किसी का नाम है, प्ले मिस खेलना होता है, मिस बॉय होता है, इज मिस है, ऑन मिस पर। ठीक है, सभी सेंस दे रहे हैं, तो ये क्या है? वर्ड्स है। लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं है, क्योंकि ये सेंस नहीं दे रहे हैं। राम प्ले ही इज ऑन, क्या सेंस है इससे? राम प्ले ही इज ऑन क्या सेंस है? कुछ भी सेंस नहीं है, ये सेंस नहीं दे रहे, तो ये सेंटेंस नहीं है। फिर सेंटेंस क्या है? मैंने बोला ही इज प्लेइंग विद राम। ठीक है, मैंने क्या बोला? ही इज प्लेइंग विद राम। अब ये सेंस दे रहा है कि वह राम के साथ खेल रहा है, तो अब ये क्या हुआ? ये सेंटेंस हुआ। समझ में आ गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस की और बात देख लेते हैं। जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगा। ध्यान से समझना चीजों को, एक एक करके समझना। अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगा। अब सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है? छोटे से आपने पढ़ा होगा, फिर भी रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? ही कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब क्या होती है? जो काम हो रहा है। काम किसका हो रहा है? खेलने का हो रहा है, तो प्लेइंग, ये क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, अब सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि जब भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आने ही आने हैं। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। सब्जेक्ट वर्ब के बिना नहीं आ सकता, वर्ब सब्जेक्ट के बिना नहीं आ सकता। ये हीर रांझा लैला मजनू वाले इनकी जोड़ी है कि तुम नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो तुम नहीं, हम तेरे बिना रह नहीं सकते। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा ही होगा, सब्जेक्ट है तो वर्ब होगी ही होगी। अब कुछ के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि सर आप तो बोल रहे हो वर्ब है तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट है तो वर्ब का होना जरूरी है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि विदाउट सब्जेक्ट भी सेंटेंस बन जाते हैं। पढ़ाया हमें टीचर्स ने। सर टीचर्स एक तो गलती कर सकते हैं, हर कोई गलती तो कर नहीं सकता। फिर ये सर क्या आप बता रहे हो कि सब्जेक्ट है तो वर्ब होनी चाहिए, वर्ब है तो सब्जेक्ट होना चाहिए? हमने तो सेंटेंस पढ़े जिनमें वर्ब होती है, सब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती है, वो भी सेंटेंस होते हैं, वो भी कंप्लीट सेंस देते हैं। हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन है, उसको दूर कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सेंटेंस क्या होता है। अब मैंने बोला कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब और वर्ब है तो सब्जेक्ट। अब किसी के दिमाग में कुछ आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा पहले कि सिर्फ वर्ब चाहिए सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट इतना मायने नहीं रखता, तो वो लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया होगा, कुछ सेंटेंस देखे होंगे। जैसे किसी कोई बोलता है कम हियर, ठीक है, ये कम हियर। सर इसमें कम मीन्स आना होता ही तो वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट वर्ब के आगे आता, सब्जेक्ट तो सर यहाँ है ही नहीं। और कम हियर मीन्स होता है यहाँ आओ, ये भी एक सेंटेंस है, पूरा सेंस दे रहा है कि कोई बुला रहा है आपको यहाँ पे आओ। फिर सर ये कंप्लीट सेंटेंस जब सेंस दे रहा है तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है? आप तो बोले सर होना चाहिए, उन दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता, यहाँ पे अलग क्यों हो गए यार, क्यों बिछड़ गए? तो देखो भाई अच्छे से समझना कि यहाँ पर जो कम हियर है ये किसे बोला गया है। पहले मेरी ये बात बताओ, जैसे मैंने बोला कम हियर, तो जिस बंदे को मैं बोल रहा हूँ, जिस भाई को मैं बोल रहा हूँ, जिस दोस्त को मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने होगा उसी को तो बोल रहा हूँ। ऑन द फेस बोल रहा हूं तो कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन हुआ। प्रोनाउन में पढ़ोगे, आगे पढ़े होंगे आपने। सेकंड पर्सन मतलब यू, किसी में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि यहां आओ तो किसको बोलूंगा? जो सामने खड़ा होगा। सामने मतलब किसके लिए यूज करते हैं? यू को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे होगा यू कम हियर। जो यू है ये हम रखते हैं अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कम हियर आपने सेंटेंस बोला, से वर्ब थी, सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट था बट उसको अंडरस्टूड रखा गया था, उसे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हम कम हियर किसी बोलेंगे जो हमारे सामने खड़ा है, जो हमारे सामने है, तो ये दर्शाना जरूरी नहीं है कि हमने आपको ही बोला है। यू कम हियर या कम हियर, बात तो वही है। ईट दिस या यू ईट दिस, बात तो वही है। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब का सेंटेंस में कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटी लग रही होगी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब होगी, वर्ब है तो सब्जेक्ट होगी। एरर यहीं से आते हैं, आपको यही देखने को मिलेगा आगे क्लासेस में। जो अभी बेसिक सिखा रहा हूं इससे ही सभी चैप्टर कराने वाला हूं, डोंट वरी। आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं डालना पड़ेगा।
चैनल का नाम है रट्टा फरार, तो रट्टा को फरार तो करना ही है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था। वर्ब हमारी थी, सब्जेक्ट अंडरस्टूड था, सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वैसे मानने में हम एक्सपर्ट है, मैथ में मानना पड़ता है, इंग्लिश में ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस के मुद्दे की बात पर। सेंटेंस होने का क्या होता है, सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ही इज ईटिंग, और मैंने दूसरा बोला ही इज नॉट ईटिंग। जिन्होंने कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी नहीं की होगी या कहीं से नहीं पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा तब भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे कर लेना। मैंने बोला ही इज ईटिंग, ही इज नॉट ईटिंग। आपसे पूछा जाए कि ही इज ईटिंग कौन सा सेंटेंस है, ही इज नॉट ईटिंग कौन सा सेंटेंस है, आप नॉट देख के सीधा आपके माइंड में आता सर ये नेगेटिव सेंटेंस है। नो डाउट नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ही इज ईटिंग यहाँ पे नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आप समझते हैं सर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बहुत अच्छी बात, नॉलेज है, ठीक है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस के सब टॉपिक है, सब पार्ट है। नहीं है समझ में, समझो। जो ये ही इज ईटिंग अगर आपसे कोई पूछता है कौन सा सेंटेंस, तो आपका आंसर होना चाहिए असर्टिव। कौन सा होना चाहिए, असर्टिव, ठीक है। असर्टिव में कौन सा है, तब आप बोलोगे अफर्मेटिव, ठीक है। अगर कोई पूछता है ही इज नॉट ईटिंग, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपका आंसर होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस है। उसमें कौन सा है, तो नेगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया। ये दोनों पार्ट्स है किसके, असर्टिव सेंटेंस के। तो असर्टिव सेंटेंस को मत भूलना। असर्टिव सेंटेंस इनका मेन जो पार्ट है वो है, जो ये सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। और में से एक कैटेगरीज है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। बात समझ में आ गई। कोई आपसे अगर पूछता है कौन सा सेंटेंस है तो आप बोलना असर्टिव सेंटेंस है। फिर पूछेगा कौन सा पार्ट है तो आप बोलना अफर्मेटिव है, ये वाला नेगेटिव है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो असर्टिव के बारे में और देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। देखो असर्टिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, टू गिव इंफॉर्मेशन। थोड़ी सी हेल्थ खराब है बट फिर भी ट्राई कर रहा हूं, 100% हूं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, टू गिव इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपको पता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए जिन सेंटेंस का यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्ट, जो ये असर्ट मीनिंग है, इसका मतलब ही होता है बातचीत करना, ठीक है। असर्ट मीनिंग का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। और बातचीत करना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूं, मैंने बोला भाई कल मैं नहीं आ पाऊंगा, कल मैंने ये किया था, कल मेरे घर में ये हुआ था, मैंने समोसे खाए थे, मैंने ये किया था, मैं डांस करने गया था, मुझे ये हो गया था। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूं भाई मेरे साथ क्या हुआ है। आप जो भी इंफॉर्मेशन के लिए वर्ड यूज करते, सेंटेंस यूज करते हैं, वो सब कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इनका होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, मतलब जो काम कर रहा है वो पहले आता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जो बेसिक से, जैसे मान लो जिनको इंग्लिश पे फोकस नहीं किया गया स्कूल लाइफ में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वेट करना, आगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लासेस आगे होंगी, उनमें सब समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। तो सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। नहीं पता कोई बात नहीं, वेट करो। उसके बाद आपकी आती है मैन वर्ब, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। ये आपका होता है स्ट्रक्चर किसका, असर्टिव सेंटेंस का। पहले अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, आंख बंद करके उसको असर्टिव सेंटेंस समझ लेना, ध्यान देना, ठीक है। अगर पहले सब्जेक्ट है तो कौन सा होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। तो ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और पीछे क्या आता है, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देके बताऊं तो सब्जेक्ट काम करने वाला, मैंने मान लिया मैं ही कोई काम कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया सैंडी। हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने यहां पे लिख दिया इज, ठीक है। मेन वर्ब, अब मैं क्या काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, टीचिंग। ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सैंडी इज टीचिंग इंग्लिश। अब ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है। कौन सी इंफॉर्मेशन, की सैंडी इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन है। तो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। आई थिंक आपको ये असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कि ये होता क्या है। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने इससे पहले डिस्कस किया था आपको, दो
सेंटेंस देखिए कि असर्टिव सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनको दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो उनको लिख देता हूं मैं, ठीक है, पार्ट्स के नाम लिख देता हूं। तो पहला जो इसका पार्ट होता है, टाइप होता है, वो होता है अफर्मेटिव। इसको तो हम अच्छे से जानते हैं सर, ये तो हमारा दोस्त है, हमारे साथ खेला है छोटे पर, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा वही दोस्त है जो हमारे साथ कबड्डी खेलता था। और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, सर ये भी हमारे साथ खेला है। जो हमारे साथ खेला सर उनको हम भूल नहीं सकते, जो नए नए आएंगे उनको भूल सकते हैं। तो ये तो सर हमारे सर बचपन के दोस्त है, लंगोटिया यार है, इनको तो हमने बहुत देखा है, बहुत पढ़ा है। हाँ, आपके वही दोस्त ही हैं जो आपके साथ खेले हैं, तो अब देखते हैं इनके साथ हम खेलते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो बच्चे हैं, मतलब दो पार्ट्स हैं, दो सब कैटेगरीज है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो हमने असर्टिव का देखा था वही होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका एग्जांपल देने की नीड नहीं है, मैं पहले दे चुका हूं। नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है, नॉट। जैसे अब इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट बनेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब बनेगी, प्लस नॉट आ जाएगा बीच में, प्लस मेन वर्ब आ जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इनका सर यूज क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस उनमें यूज किया जाता है जिसमें कोई नकारात्मक बात ना हो। नकारात्मक मतलब नेगेटिव बात ना हो, जिसमें नॉट वर्ड का यूज ना हो। जैसे मैंने बोला कि वह पढ़ा रहा है, ठीक है, उसमें क्या है, वो पढ़ा रहा है, सकारात्मक बात है। वह नहीं पढ़ा रहा है, उसमें क्या है, नकारात्मक है, वो पढ़ा नहीं रहा है, उसमें नॉट आ गया। तो जो मैंने बोला वह पढ़ा रहा है, वो कौन सा है, अफर्मेटिव है। वह नहीं पढ़ा रहा है, वो कौन सा है, नेगेटिव है। स्ट्रक्चर आपके सामने, एग्जांपल देने की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप था असर्टिव सेंटेंस, दो टाइप थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, समझ में आ गया। कोई पूछे कि जो मैंने सेंटेंस बताए थे कि वह पढ़ा रहा है, कौन सा सेंटेंस है इंग्लिश में, ठीक है, तो वो कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है, ही टीचेस। ठीक है, कोई बोल रहा है ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ठीक है, तो कौन सा है, ही इज टीचिंग होगा, वह पढ़ा रहा है, तो कौन सा है, असर्टिव है। असर्टिव में कौन सा अफर्मेटिव है, वह नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का एक टाइप, इससे कोई भी एरर नहीं आता, बस इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना। बहुत सारे एरर में इसका हम यूज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको याद रखना। अब हम दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ध्यान से समझना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अरे सर ये भी तो हमारा दोस्त है, इसके साथ क्यों बहुत खेले हैं छोटे पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ने मुझसे बोला था कि भाई देख मुझे ना पहचान पाए तो मैं अपने आखिरी में हमेशा ये चोला पहन के आया करूंगा। अगर तुझे ये चोला पहना हुआ दिखे तो समझना कि मैं ही हूं, भूलना मत मुझे। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं लेकिन बाद में आऊंगा। ठीक है, तो अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका वही दोस्त है जो आपको ये चोला देके गया था कि मैं अगर मुझे पहचानना है तो लास्ट में ये होना चाहिए, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कब आया, जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज कब होता है, इनका यूज होता है टू आस्क क्वेश्चंस। टाइम लग रहा है, लगने दो, ठीक है, बट हमारा जो नींव है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जब तक नींव स्ट्रांग नहीं है आप बड़ा सा घर नहीं बना सकते। ठीक है, 2 दिन टिकेगा टूट जाएगा, वैसा नहीं रखना है आपको। नींव स्ट्रांग करके एक बहुत बड़ी मंजिल बनानी है जिससे कि आप इंग्लिश पर अपनी कमांड पकड़ सको। तो मैंने क्या बोला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नाम सुनते ध्यान आ गया। हाँ सर मेरा वही दोस्त है जो बचपन में मुझसे बोल के गया था कि मैं ये चोला पहनता रहता हूं, हमेशा मेरे आखिरी में चोला होता है। अगर ये चोला है तो मैं हूं, अगर नहीं है तो मैं नहीं हूं। भूल मत करना मुझे पहचानने में। तो मैंने क्या बोला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। सर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्या तुमने पढ़ाया, क्या तुमने खाया, क्या तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या वह आया। ठीक है, कौन आया, कहां आया, कब आया, किसके पास आया। ठीक है, कितना आया, कितना आया मतलब कितनी दूरी आया। ठीक है, तो ये जो हमने सेंटेंस बोले सब क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है भाई, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए वो कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होगा हिंदी में। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि मैं चोला पहने रहता हूं, ये है क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में बिल्कुल तो क्या आता है आपका, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, बात क्लियर हुई।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चोला पहना है, क्वेश्चन मार्क का हमेशा लास्ट में आएगा, बता के गया था छोटे पर। अब सर इसमें ये तो समझ में आ गया, इसका स्ट्रक्चर बता दो, ठीक है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका इसमें दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनको पहले देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स होती है, समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद स्ट्रक्चर सही से समझ में आएगा, ये 3-4 स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये भी तो मुझे पता है, हमारे साथ खेला है तो यस नो वाला, WH वाला, भाई पता है, अच्छी बात है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया ये, उसने अपने टाइप्स के टाइप बता दिए, ठीक है। ये दादा है, इनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या किया, नीचे वाला बता दिया, बीच वाला को छोड़ दिया, दुश्मनी होगी कुछ, पता नहीं क्या दुश्मनी है। तो हम देखते हैं कि इनके बाद कौन आता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, वो होते हैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। ठीक है सर, इसके बारे में पढ़ाने से डायरेक्ट नेट स्पीच पढ़िए, बट ये सब डायरेक्ट इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है भाई? डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच अलग है, उसको बहुत बाद में पढ़ेंगे हम, जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा पूरा उसके बाद। डायरेक्ट इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव आपके इंटरोगेटिव के 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अब सीख लो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों से एरर आते हैं। सेंटेंस की बात करूं तो सिर्फ 2 ये पॉइंट्स हैं जिनसे हमारे एग्जाम में एरर आते हैं, लेकिन मैं सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है, जो आपकी नींव है, वो मजबूत हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं। अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट की, एक-एक करके देख लेते हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई ये हमसे छूट कैसे गई, मतलब इतना बड़ा धोखा कैसे हुआ कि इंटरोगेटिव ने हमसे ऐसी दोस्ती निभाई है, धोखा दिया है कि अपने बारे में बता गया, लेकिन इनके बारे में क्यों नहीं बताया, क्या ऐसा इनमें है। तो देखते हैं इनमें क्या है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा आपका टाइप होता है सर, दूसरा तो हमें पता है कौन सा होगा, WH टाइप वाला, हाँ यही है, समझ में आ गया। इंटरोगेटिव के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट वाले के 2 टाइप होते हैं, एक होता है यस नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। सर इनके बारे में पता है, चलो पता है इनका, थोड़ा और बेसिक देख लेते हैं, इनको और समझ लेते हैं। तो यस या नो टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उसका आंसर हम यस या नो में दे लें, ठीक है। क्या सैंडी पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है तो यस, नहीं पढ़ा रहा है तो नो, ठीक है। क्या वह जा रहा है, जा रहा है तो यस, नहीं जा रहा है तो नो, समझ में आ रहा है। तो यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे पाए। WH वाले टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर WH में ना दे पाए। जैसे मैंने बोला कि सैंडी क्या पढ़ा रहा है, यस या नो, नहीं, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो उसमें आपने यस या नो से आंसर नहीं दे पाया। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपकी आती है मेन वर्ब, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में चोला जरूर पहना होगा। समझ में आ गया। इंटेरोगेटिव में चोला तो होगा ही होगा, उसने बोल के गया भाई मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हूं, ये चोला होगा मेरे पीछे। तो आपने देखा यस या नो टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा इसका सर एक एग्जांपल देके बताऊं ना। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लिख दी, इस सब्जेक्ट लिख दिया सैंडी, मैं नाम लूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं तो इस सैंडी, मेन वर्ब लिख दी मैंने, इसके साथ हमेशा ING फॉर्म आती है मेन वर्ब की, आगे टेंशन पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा, आप सब्र कर लो, बाद में सीख लेंगे। इस सैंडी टीचिंग ऑब्जेक्ट इंग्लिश, और पीछे क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला इस सैंडी टीचिंग इंग्लिश, क्या सैंडी इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो आंसर क्या होगा, यस पढ़ा रहा है, सबके सामने पढ़ा रहा हूं तो आंसर यस होगा। अगर नहीं पढ़ा रहा होगा तो क्या होता है, नो। WH टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें देखो, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। जैसे हमने देखा था असर्टिव में 2 स्ट्रक्चर थे, एक था आपका अफर्मेटिव का, एक था नेगेटिव का। दोनों डिफरेंस क्या था कि अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है। तो हमें स्ट्रक्चर को ज्यादा याद नहीं करना, बस कंसेप्ट सीखना है। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि ये तो हमारा हो गया एस टाइप, अब WH वाला क्या होगा, तो इसी स्ट्रक्चर के आगे, हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको WH वाला जो उसमें आ रहा है, जैसे व्हाट आया तो क्या आ जाएगा, मतलब क्या आया तो व्हाट आ जाएगा, कौन आया तो हु आ जाएगा, ठीक है, किसका आया तो विच आ जाएगा, कहां तो वेयर आ जाएगा। WH जो वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाते हैं। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर वही रहेगा।
WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सर इसका एग्जांपल दे दो। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये सेंटेंस है, इसमें आगे क्या जोड़ना है, WH वाला वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे है इज सैंडी टीचिंग इंग्लिश। अब मैंने बोल दिया कहाँ पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वेयर डाल दूंगा। वेयर मींस कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा वेयर इज सैंडी टीचिंग इंग्लिश। क्लियर है बात, पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप, ठीक है। यस नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जो बनेगा सेंटेंस वो है इज सैंडी टीचिंग इंग्लिश, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अब डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले डब्ल्यूएच वाला वर्ड जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ा रहा है, तो वेयर जोड़ दिया, किसको पढ़ा रहा तो विच जोड़ देता, हुम, ठीक है, हुम आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर इज सैंडी टीचिंग इंग्लिश, कहाँ पढ़ा रहा है, वेयर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डब्ल्यूएच वाला, ये हमारा कौन सा यस नो टाइप वाला। आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के, डायरेक्ट इंटरोगेटिव के दो टाइप्स, इतनी उम्मीद कर सकता हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। कभी कभी फ्लो में थोड़ी सी चीजें गलत बोल देता हूं, तो उसके लिए माइंड मत करना। कोई मैं एक्सपीरियंस वाला टीचर नहीं हूं, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से चीजों को समझो। मैंने अपनी जो भी डाउट्स हैं अच्छे से क्लियर किया है, बहुत सारी जगह से रेफर किया है, ठीक है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ बैंकिंग की, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा है, तो आपको समझा रहा हूँ। मैंने सोचा कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो मैंने अपना फाउंडेशन टाइम देके किया है, ठीक है, उसको आप लोगों को ज्यादा टाइम ना देना पड़े, इससे कि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। ओके, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के दे रहा हूँ। अब इसमें सर ये तो होगी आपकी बेसिक वाली चीज, एग्जाम में क्या किया जाता है, ठीक है। सर आपने बता दिया डायरेक्ट इंटरोगेटिव के दो टाइप्स होते हैं, आपने अच्छे से समझा दिया, बट आप सर ये बताइए कि इसमें एग्जाम में क्या आता है। आपने ये तो बता दिया कि ये दो टाइप्स होते हैं, तो बेटा आप सुन लो एग्जाम में क्या आता है, ठीक है। एग्जामिनर जो होता है हमसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें से आपके एरर्स आते हैं, किस टाइप के आते हैं। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया यहाँ पे, मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, डू यू नो वेयर इज सैंडी, डू यू नो वेयर इज सैंडी, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे इसमें एरर क्या है। चलो आप लोग थोड़ा सा एरर, तो मैं पानी पी लेता हूं, तो तक आप एरर ढूंढिए, एरर क्या है इसमें। सेंटेंस आपके सामने है, डू यू नो वेयर इज सैंडी, आप लोग बताइए इसमें एरर क्या है। जिन्होंने पता कर लिया अच्छी बात है, नहीं पता किया तो मैं बता दूं। इसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं, दो बातें आ रही है, दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस नहीं बोलूंगा क्योंकि सेंटेंस तो एक ही है, बाद में बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। एक ही सेंटेंस है लेकिन इसमें दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है डू यू नो, क्या तुम जानते हो। दूसरा आ रहा है वेयर इज सैंडी, सैंडी कहां है, दो क्वेश्चंस है। डू यू नो वेयर इज सैंडी, दो क्वेश्चंस है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखे, देखो डू यू नो आंसर क्या होगा, यस या नो। अगर जानता हूं तो यस, नहीं जानता हूं तो नो। तो कौन सा टाइप है आपके दिमाग में घंटी बैठी होगी, सर ये तो यस या नो टाइप वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। समझ में आ गया। वेयर इज सैंडी कौन सा है, सर यहाँ पे डब्ल्यूएच वाला है। वेयर इज सैंडी यस या नो में नहीं दे सकते। कहां है, इटावा में है, आगरा में, लखनऊ में, कन्नौज में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा, तो ये कौन सा है, WH टाइप है। इतनी बात समझ में आ गई, आराम समझ में आ गई होगी। कंसेप्ट जरूरी है, समझ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। गुमराह मत होना, सामने आपके क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं। डू यू नो वेयर इज सैंडी, इसमें एरर है, ये गलत है। सामने तो सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, सर गलती क्या है बता रहा हूं, सब्र करिए। डू यू नो कैसा यस नो टाइप क्वेश्चन है, वेयर इज सैंडी कैसा WH टाइप क्वेश्चन है। देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन एक साथ आए, ध्यान से बात सुनना, आवाज आ रही होगी अच्छे से। किसी भी सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चंस और WH टाइप क्वेश्चन साथ आए, तो यस या नो टाइप क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहता है, मतलब क्वेश्चन टाइप में रहता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगी, ठीक है। लेकिन WH वाला जो क्वेश्चन है, जो WH टाइप क्वेश्चन है, वो इंटेरोगेटिव से हटकर असर्टिव फॉर्म में आ जाता है।
इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? दोबारा समझाता हूँ। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यस या नो टाइप क्वेश्चन हो, WH टाइप क्वेश्चन एक साथ आए, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन अपना इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहता है, लेकिन WH टाइप क्वेश्चंस क्या करता है, इंटेरोगेटिव से हटकर असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। सर बात समझ में आ गई, लेकिन ये सही होगा कैसे? इतनी बात तो सर समझ में आ गई कि आपने जो समझाया वो हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये तो अपना उसी में रहेगा जैसा है, लेकिन इसको चेंज करना है किसमें, असर्टिव में। सर चेंज कैसे होगा? तो देखो हमें स्ट्रक्चर पता है, WH वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, इसको चेंज किसमें करना है, असर्टिव में। असर्टिव का क्या होता है, असर्टिव का सर आपने बताया था सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मैन वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सर यही था। WH वाला आपके सामने है, वेयर वाला आपका WH के नीचे आ जाएगा, वेयर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपकी इसमें इज है, तो इज आपको दी गई है, वेयर इज सब्जेक्ट सैंडी है। ठीक है, ये तो सर बात होगी नॉर्मल। WH वाला हमें सामने दिया है, इसको चेंज करना है किसमें, असर्टिव में। तो कैसे होगा, पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सैंडी है, सैंडी को पहले ले आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। WH वाला इसमें ऑप्शन है नहीं, तो WH वाला वर्ड वही रहेगा। हम क्या करेंगे, सैंडी को आगे ले आएंगे, इसको पीछे ले आएंगे, असर्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब भी यस या नो टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन एक साथ आए, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन तो वैसा ही रहता है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहता है, प्रश्नवाचक ही रहता है, हेल्पिंग वर्ब उसकी पहले ही रहती है, इसको चेंज नहीं करते। लेकिन WH वाला जो सेंटेंस होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसको चेंज करके किसमें कर देते हैं, असर्टिव फॉर्म में। सर आपने बता दिया अभी क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्यों है कि WH के बाद सीधी हेल्पिंग वर्ब आई है। असर्टिव फॉर्म में कब आएगा, जब WH के बाद सब्जेक्ट पहले आएगा, तो किसमें आ जाएगा, असर्टिव फॉर्म में। तो सर इसका सही क्या बनेगा, जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वो समझ गए होंगे इसका सही क्या बनेगा। जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका पहले मैं आपको सही सेंटेंस बना के देता हूं क्या होगा। तो ये तो अपना रहेगा इंटरोगेटिव फॉर्म में, इसको कोई चेंज नहीं करना, इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो केस हो जाएगा। ठीक है, डू यू नो वेयर, वेयर आ जाएगा अपनी जगह पे आ जाएगा वेयर, क्योंकि ये कंजक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है, वेयर सैंडी, सब्जेक्ट आ गया पहला क्योंकि असर्टिव बना रहे हैं, असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है सैंडी, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है अगर है तो इज, पीछे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? डाउट क्लियर हुआ आप लोगों का? बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव का एक टाइप था डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, उसका मैंने कंसेप्ट बताया है, बस यही आता है। आपके एग्जाम में 15 साल का मैंने एनालाइज किया है पेपर्स, CDS का हो, बैंकिंग का हो, या फिर आपका NDA का हो, या फिर आपका जो कैट होता है उसका हो, IIM में भी इंग्लिश आती है उसका हो, DU LLB का हो, किसी भी एग्जाम का हो, मैंने हर एक पेपर एनालाइज किया है। किसी भी पेपर में इस वाले कंसेप्ट से अलग किसी और कंसेप्ट पे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस इसी पे एक दो कहीं आ जाता है, बीच में भी डाल देता है, वो अलग एक दो मार्क्स से कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क पड़ता है, बट आप चाहो कि मुझे 100 में से 100% मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, पॉसिबल नहीं है। आप इन 100 की वजह से अपने और मार्क्स खोलोगे। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से समझना कि जो कंसेप्ट आता है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा, एग्जाम में जो आता है बस उतना ही पढ़ाऊंगा, जो पूछा जाता है उतना ही पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने बोला कि ये टाइप आता है कि WH वाला और यस या नो वाला जब भी साथ में आए, तो यस या नो वाला वैसा ही रहता है, WH वाला चेंज हो जाता है किसमें, असर्टिव में। चेंज कैसे हुआ, इस पहले था सैंडी बाद में था, सैंडी को आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, चेंज हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना जरूरी है। दिमाग घूम रहा होगा, सर हमने तो ऐसे ही पढ़ा था, डू यू नो व्हाट इज माय नेम। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज माय नेम, सर ये मैं पढ़ा था। जैसे मैंने बोला डू यू नो व्हाट इज माय नेम, सर हम हमेशा ही पढ़ते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज माय नेम। आप बोले सर ये नहीं होगा, व्हाट माय नेम इज होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा दिमाग तो घूम रहा है क्योंकि हमने छोटे से यही पढ़ा है, मेरा भी घुमा था जब मैंने पढ़ा था। जब मेरे लिए नई चीज आई तो मेरा बहुत दिमाग घुमा था, मुझे इंटरेस्ट आ रहा था इंग्लिश सीखने की कि यार ये भी चीजें होती है, पता नहीं था। जब कोई ऐसी चीज आती किसी और को ना पता हो या कोई और ना जानता हो, किसी और को ना बताया हो, तो हमें सीखने में बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है कि यार हमें पता है, हम उनसे पूछेंगे, हमारी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब मैं सीख रहा था तो बिलीव नहीं करोगे, मैंने नाइट भर जाग के पढ़ाई की है इसकी, इतना मजा आ रहा था। ठीक है, खुद से किया है, विकिपीडिया से किया है, यूट्यूब से किया है, गूगल से किया है, अलग क्लासेस लेके किया है, बुक से किया है, लेकिन कंसेप्ट समझने में बहुत मजा आया।
अब आपके सामने दिया है डू यू नो व्हाट इज माय नेम, इसमें एरर आएगा तो क्या करोगे? पहले आपने देखा कि डू आया है, डू क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वर्ब वाले चैप्टर में सब हो जाएगा, ठीक है। तो डू का है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डू पहले आई है तो कौन सा है ये, यस या नो टाइप क्वेश्चन है। समझ जाओगे आप कि हेल्पिंग वर्ब पहले किसमें आती है, यस या नो टाइप में। अब यहाँ पे दूसरा है व्हाट इज योर नेम, WH वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा है, WH टाइप क्वेश्चन है। हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जब कभी भी यस या नो टाइप क्वेश्चन पहले आए, WH वाला उसके बाद आए, तो यस या नो टाइप तो अपना इंटरोगेटिव फॉर्म में रहता है, लेकिन WH वाला चेंज होकर किसमें आ जाता है, असर्टिव फॉर्म में। अब इसको चेंज करने के असर्टिव फॉर्म में कैसे होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा, इसका करेक्ट बनेगा डू यू नो, ये तो वही रहेगा, व्हाट का व्हाट रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हमें करना असर्टिव में हमारे पास दो चीजें, इज माय नेम, माय नेम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। असर्टिव में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा व्हाट माय नेम इज, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक टाइप है डाई इंटरोगेटिव, उसमें से ये कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जब कभी किसी सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन एक साथ आए, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, WH वाला चेंज होकर इसमें आ जाता है, वो अपना आ जाता है असर्टिव फॉर्म में। ये आपका गलत था, ऐसे आपको एरर दिए जाएंगे, और ये आपका सही था, एग्जाम में ऐसे एरर दिए जाएंगे। वो क्या करेगा, इसको रहने देगा इंटरोगेटिव फॉर्म में, आपको चेंज किसमें करना है, असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है, ध्यान देना, ये एरर आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी हमारी बात क्लियर हो गई। सर अब दूसरा वाला बता दीजिए, ये तो हमने समझ लिया, डाई इंटरोगेटिव का कंसेप्ट क्या होता है सर वो भी समझ लिया, कैसे एरर आते हैं वो भी समझ लिया, ठीक है। अब सर दूसरा वाला जो है, जो दूसरे चाचा बैठे हैं जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं कभी, यस नो टाइप WH टाइप, तो सर आपने यहीं पे दोनों कर दिए। अब सर हमने इसके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं है, इंटरोगेटिव में और जो होते हैं, अब सर उनके बारे में कुछ बताइए, वो कहां से आए हैं। तो देखते हैं कि दूसरे वाले जो है महापुरुष, ये कहां से आए हैं, इनका मतलब क्या है, इनकी आने की नीड क्या थी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस के बीच में इंटेरोगेटिव और जोड़ लो, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात, इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड तो आता है, इंटेरोगेटिव का टाइप भी है, लेकिन इसका इंटेरोगेटिव से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव का टाइप तो है, लेकिन इसका इंटेरोगेटिव से कोई मतलब नहीं है। सर मतलब नहीं है तो इंटेरोगेटिव से मतलब नहीं है तो सर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं आएगा, इसमें फुल स्टॉप आता है। बात क्लियर हुई। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव से मतलब था, उसका कोई भी टाइप आएगा, कोई भी कंसेप्ट आएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इंटेरोगेटिव आएगा। इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव से कोई मतलब नहीं होता तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। सर आपने तो बता दिया कि क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा। सर इसका एग्जांपल देखिए, बताइए कि होता क्या है, कैसा दिखता है, इसका वेशभूषा कैसा है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला इसमें एरर क्या है, तो आप पहले देखोगे, पहले समझो कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव होता क्या है। देखो मैंने बोला कि इसमें कोई भी इसका मतलब इंटरोगेटिव से नहीं होता, इंटरोगेशन से कोई मतलब नहीं होता, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पहला बोला आई नो, और दूसरा है वेयर आर यू गोइंग। आई नो मैं जानता हूं, कोई क्वेश्चन है क्या, वो जानता है भाई, इसको क्वेश्चन क्यों पूछना है। आई नो वह जानता है, मैं जानता हूं जो बात कर रहा है, आई नो मैं जानता हूं, कोई क्वेश्चन नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये टाइप किसका है, ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का टाइप है, ठीक है। किसका है, इंडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का टाइप है। सर इसमें क्वेश्चन तो आ रहा है, इसमें क्वेश्चन तो आ रहा है। सर वही तो मैं बता रहा हूं कि एरर कहां आता है, एरर तो फाइंड करना बता रहा हूं। आई नो कोई क्वेश्चन नहीं है, वेयर आर यू गोइंग यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, टाइप किसका है, इंडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का, क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता, तो क्वेश्चन मार्क कैसे आया, पहली चीज यहाँ पे फुल स्टॉप रखना है, एक एरर हो गया, ठीक है। अब ये इंडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का टाइप है तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, तो क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन वाले जो वेयर आर यू गोइंग है, ये अभी इंटेरोगेटिव में, इसको चेंज करोगे किसमें, असर्टिव में। कंसेप्ट दोनों में वही है, ठीक है, दोनों में वही है। WH के बाद हमें एरर दिया जाता है, उसको चेंज किया जाता है किसमें, असर्टिव में, वही कंसेप्ट है। अब ये चेंज कैसे होगा, अब
पता कैसे करना है कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? तो डायरेक्ट वाले में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इनडायरेक्ट वाले में सीधा सेंटेंस आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, असर्टिव सेंटेंस आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब इसको चेंज किस में करना है हमें? इसको चेंज करना है असर्टिव में। कैसे होगा? तो ये बन जाएगा हमारा आई नो, तो आई नो रहेगा क्योंकि ये तो पहले से ही असर्टिव में है। असर्टिव में क्यों है? क्योंकि पहले सब्जेक्ट है, फिर क्या है? वर्ब है। वेयर का वेयर रहेगा, ठीक है। आर यू गोइंग, अब यहाँ पे आर पहले आया, किससे पहले? यू से, ठीक है। जा कौन रहा है? यू जा रहा है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। असर्टिव में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेयर यू, फिर क्या आता है? आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है आर, फिर क्या आता है? आपका मेन वर्ब आता है गोइंग। तो ये आपका सही है, समझ में आ गया? ये आपका गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव में था, और इंटेरोगेटिव डायरेक्ट इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव से कोई मतलब नहीं होता। जब मतलब नहीं होता तो क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता तो उसको हमने असर्टिव फॉर्म में कर दिया। तो ये बन जाएगा आई नो वेयर यू आर गोइंग। अब ये सही है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? बस ये दो कंसेप्ट आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पूछे जाते हैं, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया? बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस कर लेते हैं दोनों की एक साथ में मिलके। तो इंटेरोगेटिव हमारा यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कंफ्यूजन आ गया होगा। मुझे पता है आपके माइंड में क्या क्या डाउट आए हैं, क्योंकि जब मैंने सीखा तो मेरे माइंड में वही डाउट्स थे। आप भी सीख रहे हो तो आपके माइंड में क्या डाउट होंगे मैं अच्छे से समझ सकता हूं। पहला डाउट तो यही है सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में अंतर क्या है? कंसेप्ट सेम है, फिर अंतर क्या है? मैं दोनों क्वेश्चन देता हूं। मैंने पहला बोला दूसरा मैंने बोला माइग्रेशन कर लेता हूं। मैंने बोला मे आई नो व्हाट आर यू डूइंग, दूसरा बोला आई नो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। समझ में आया? अब ये दो सेंटेंस आपके सामने है, मे आई नो व्हाट आर यू डूइंग, दूसरा है आई नो व्हाट आर यू डूइंग। आपने देखा सर यहाँ पे मे पहले आया है। मे क्या है? हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मे माइट, ठीक है। शॉल शुड कैन कुड ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का टाइप होता है मॉडल्स वर्ब्स, बाद में पढ़ोगे वर्ब्स में, ठीक है। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। मे आई नो अगर मैं पूछूं मे आई नो, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कौन सा सेंस दे रहा है? यस या नो टाइप वाला सेंस दे रहा है। सर इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है मे आई नो, ठीक है। क्या मैं जान सकता हूं? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? सर यहाँ भी क्वेश्चन है। ये कौन सा डब्ल्यूएच वाला है? सर जब भी यस या नो टाइप वाला और डब्ल्यूएच वाला क्वेश्चन एक साथ आता है तो अब ध्यान में आ रहा हो कौन सा होता है? सर डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है। ये किस कौन सा होता है? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। अब सर इसको चेंज कैसे किया जाता है बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं नीचे वाला। यहाँ पे आई नो, मैं जानता हूं, तो यहाँ पे सर क्वेश्चन नहीं हो रहा, बोल रहा है मैं जानता हूं, वो आंसर दे रहा है मैं जानता हूं। जैसा हमने पूछा क्या तुम जानते हो, तो आंसर दे रहा है हाँ मैं जानता हूं। तो क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म है? इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। सब्जेक्ट पहले आया है। फिर व्हाट आर यू डूइंग, यहां पे सर ये क्वेश्चन वाला है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला वाला आपका डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। डायरेक्ट आपने कैसे पहचाना? जब हेल्पिंग वर्ब पहले है या यस नो टाइप क्वेश्चन पहले है तो वो कौन सा होगा? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होगा। जब असर्टिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच वाला एक साथ आए लेकिन दोनों किसमें आए? विदाउट इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो वो कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सर अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा और चीज समझाओ, ठीक है। अब देखो सर मैंने एरर दिया है, एरर से कर लेते फिर देखते हैं। जो पहला वाला है इसमें एरर क्या है? ये हो गया मे आई नो, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि बताया था जब दोनों साथ में आते हैं तो यस या नो टाइप वाला चेंज नहीं होता, उसी में रहता है। व्हाट का व्हाट आता है। अब इसको हम चेंज करेंगे इसमें असर्टिव में। आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है तो यू पहले आएगा। असर्टिव में चेंज करने से यू आर और बाद में क्या आ जाएगा? डूइंग। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है तो मतलब रहता है इंटेरोगेटिव से तो मार्क आएगा, ठीक है। अब ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं, ये इनडायरेक्ट वाला है तो इनडायरेक्ट में पहले आपका आई नो आया, असर्टिव सेंटेंस आता है क्योंकि इसका इंटरवेट से मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे व्हाट है, व्हाट आ गया। सर यहाँ पे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो।
भाई पूछ रहा तो उसको चेंज कर दो ना असर्टिव में, बन जाएगा आपका सही। यहाँ पे ये तो एरर है, यहाँ पे एरर यहीं पे तो है, इनडायरेक्ट वाला सेंटेंस है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा तो चेंज कर दो असर्टिव में। सर चेंज कैसे होगा? व्हाट कर लिया, आर क्या है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले ले आओ, यू आर डूइंग। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोनों सेंटेंस आपके सामने है, डायरेक्ट वाला भी है, कैसा एरर आता है वो भी सामने है, एरर वही आता है, आपको चेंज करना पड़ता है असर्टिव में। दूसरा भी आपके सामने है, एरर वही आता है, चेंज करना पड़ता है असर्टिव में। अब देखो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट पहले है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मे आई नो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आया है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ये आपका डायरेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट है। आई थिंक आपको ये सब चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इसमें एरर ऐसे याद है जैसे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव यहीं पे समाप्त होता है। अब जिनको समझ में नहीं आया वीडियो पॉज कर करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला एग्जाम में ऐसा आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो ये कर देते हैं, स्लैश लगाते हैं, ठीक है। और उन्होंने ऐसे स्लैश लगा दिया, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, और एक आ गया नो एरर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विल यू प्लीज टेल मी वेयर इज रवि। आपने देखा कि विल पहले आया, विल क्या है? मैंने बोला विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है। कैन, कुड, ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। नहीं पता कोई बात नहीं, वर्ब में सीख जाओ, सब चीज सीखोगे, ठीक है। तो आपने देखा विल पहले है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले है। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो बोलो विल यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है, कौन सा बता सकते हो तो यस आएगा, नहीं बता सकते हो तो नो बोलोगे। मतलब ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? यस या नो टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? उसके बाद WH वाला आया है, वेयर आया है, उसके बाद वेयर इज रवि, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? WH वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपको दोनों एक साथ दिए जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कौन सा कंसेप्ट है। डायरेक्ट इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन मैंने कंसेप्ट बताया कि इसमें एरर आते हैं, वही कंसेप्ट है। यस या नो टाइप क्वेश्चन भी है, WH टाइप क्वेश्चन भी है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आता है जिसमें यस या नो टाइप क्वेश्चन आए, WH टाइप क्वेश्चन आए, तो हमारी शर्त क्या होती है, हमारा रूल क्या होता है? यस या नो टाइप क्वेश्चन वैसा ही रहता है जैसा है, मतलब वो चेंज नहीं होता। तो इसको तो हाथ लगाना ही नहीं है। डू विल यू प्लीज टेल मी, ठीक है। ये तो वही रहा, वेयर का वेयर आ जाएगा। सर अब इसमें क्या करना है? इसको चेंज करना है भाई, किसमें? असर्टिव में। चेंज किसमें करना है? असर्टिव में। चेंज कब होगा? जब हेल्पिंग वर्ब पीछे जाएगी और सब्जेक्ट आगे आएगा। रवि सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो हमने क्या किया? रवि को आगे बैठा दिया आराम से, वेयर रवि, और हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले आए। क्वेश्चन मार्क आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि डायरेक्ट इंटरोगेटिव का है। और क्यों आएगा? क्योंकि आगे अभी भी क्वेश्चन है। विल यू प्लीज टेल मी, ये भी क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आगे ही आएगा। आई थिंक आपको ही क्लियर हो गया होगा डाउट, डायरेक्ट इंटरोगेटिव में कैसे कंसेप्ट आते हैं, क्या पूछा जाता है, उसको कैसे सॉल्व करना आपके सामने है। बात क्लियर हुई? आप समझ में आ गया? ठीक है। अब थोड़ा इंडायरेक्ट का भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं तब तक समझाता हूं जब तक आपको समझ में ना आए, बिल्कुल क्लियर ना हो जाए तब तक। दूसरा देखते हैं, मैंने क्या बोला कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में इंटरोगेशन से कोई मतलब नहीं होता। जब मतलब नहीं होता तो उसमें इंटरोगेटिव का कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। मैंने जैसे बोला आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट वाज ही सेइंग। अब ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। स्लैश नहीं पर लगाऊंगा, आप ऐसे समझ लो, एरर फाइंड करना आ गया तो समझ जाओगे। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट वाज ही सेइंग। आपने देखा कि आई वॉन्ट टू टेल यू, आई देखा मतलब सब्जेक्ट है। ये वाला जो ये सेंटेंस ये कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। आपके दिमाग में बत्ती जल गई, सर ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का है। WH व्हाट बीच में आया, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज ही सेइंग, सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
कंसेप्ट आपको पता है कि इंटेरोगेटिव में डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेशन से कोई मतलब नहीं होता। जब मतलब नहीं होता तो क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन मार्क पीछे, इसको हटा के पॉइंट लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा सर को चेंज कैसे करना है। इसमें गलती क्या है कि सर ये तो असर्टिव में है, बट ये क्वेश्चन में इसको चेंज करके असर्टिव में करना है, तो कर दो भाई। इसमें सोचना क्या है, तो आप बोलोगे आई वांट टू टेल यू व्हाट। चेंज कैसे होगा सर, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, सब्जेक्ट बाद में है, सब्जेक्ट पहले कर दो, हेल्पिंग वर्ब पीछे कर दो, व्हाट ही वाज सेइंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का एरर था। एरर कहां पे था, पहला सही था असर्टिव फॉर्म में, दूसरा क्या हो रहा था, यहाँ पे वाज को पहले कर दिया, ही को बाद में कर दिया, जिससे कि क्वेश्चन इंटेरोगेशन वाला बन गया। व्हाट वाज ही सेइंग इंटेरोगेटिव है, लेकिन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेशन मतलब नहीं होता, तो हमें इसे क्या करना है, असर्टिव में चेंज करना। हमने कर दिया व्हाट ही वाज सेइंग। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा, ये गलत है ये सही है। बात क्लियर हो गई, एक बार और देख लो अगर ऐसे ही तो मैं थोड़ा सा बात समझ में आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हो गए डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव के टाइप्स, और उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, बस ये दो कंसेप्ट हमें अच्छे से याद रखना है। अगला जो हमारा है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप का जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। बहुत टाइम लग रहा है बट कोई बात नहीं, आराम से सीख लो। इंपरेटिव सेंटेंस थर्ड टाइप का सेंटेंस है। पहला देखा हमने, पहला हमारा था अफर्मेटिव और नेगेटिव, किसके पार्ट थे, असर्टिव के थे। दूसरा देखा डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, किसके पार्ट थे, इंटरोगेटिव के थे। थर्ड हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। सर अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, तो इसका काम होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे मैं लिख दिया टू एक्सप्रेस ऑर्डर, ऑर्डर दिया या फिर एडवाइस दी, एडवाइस, या फिर आपने क्या किया, सजेस्ट किया, सजेशन दिया, सजेशन, या फिर आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हो, या तो ऑर्डर देते हो, एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो, रिक्वेस्ट करते हो। जैसे आपने बोला कि भाई तुझे ये नहीं करना चाहिए, भाई तुझे ऐसे करना चाहिए, भाई ऐसे करेगा तो तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आप क्या कर रहे हो, उसे एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। आपने बोला कि प्लीज मेरी सहायता कर दो, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ऑर्डर, उठ के वहां बैठ जाइए, जैसे ऑर्डर देते हैं कि इधर आइए, पंखा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, तो ये सब क्या है, ऑर्डर्स है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है, ये तो हो गया, हमने सिंपल समझ लिया, इससे कोई एरर नहीं आता, बस समझ लो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि सेंटेंस के आगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, नहीं तो डू आएगा, नहीं तो डू नॉट आएगा, अगर ये भी नहीं आया तो लेट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका काम क्या होता है, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करना। स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं तो डू आएगा, नहीं तो डू नॉट आएगा, नहीं तो लेट आएगा। सर एग्जांपल देके बताइए। मैंने बोला लेट यू, लेट मी फिनिश दिस वर्क। ठीक है, मैंने क्या बोला, लेट मी फिनिश दिस वर्क। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। या मैंने बोला डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, या मैंने बोला प्लीज फिनिश दिस वर्क, या फिर फिनिश द टास्क। अब यहां समझो, पहले लेट आया, आप समझ जाओ कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर दिया स्ट्रक्चर में। पहले डू आया, डू यहां पे क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सर अभी आपने बताया था कि डू तो हेल्पिंग वर्ब होती है, आप बोल रहे डू की, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं, एक डू और एक हैव। डू मीन्स होता है करना और हैव मीन्स होता है रखना। ठीक है,
डू डिड डन वही है। डू की 3 फॉर्म्स होती हैं, डू मीन्स होता है करना, हमेशा रखना। तो ये मैन वर्ब का भी काम करती है और कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। समझ में आ गया? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब होती, अगर पीछे मैन वर्ब होती तो ये क्या होती? तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती। पीछे कोई मैन वर्ब नहीं है तो ये क्या है? यही मैन वर्ब है। तो ये होगा डू वर्ब का, यहाँ पे ये मैन वर्ब है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आए तो वो कौन सा होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है, बताया मैंने अभी। ठीक है, डू, डू नॉट, लेट। अब यहाँ पे फिनिश द टास्क, फिनिश क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कौन से हैं? सभी इंपरेटिव सेंटेंस है। कोई डाउट इसमें? थर्ड टाइप का सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। किस लिए यूज होता है? ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट के लिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो, डू नॉट हो या लेट हो। किसी भी सेंटेंस का अगर ये है तो कौन सा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें एक डाउट और है सर, ये एडवाइस हमने पढ़ा था सर, ADVICE, ये होता है एडवाइस का मीनिंग। आप सर एस लिख रहे हो, दोनों ठीक है। जो ये एडवाइस है ये क्या है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। इसका मतलब होता है सलाह देना। देखो जो भी चीज आपको कंफ्यूजन में आएगी वो मैं बताऊंगा, क्योंकि इस पे एरर आते हैं। एडवाइस ADVICE क्या है? वर्ब है, मतलब क्या होता है? सलाह देना। ADVICE ये क्या है? ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। मतलब क्या होता है इसका? सलाह। इतने आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मत होना। कभी कभी क्या करता है सेंटेंस में, जहां वर्ब चाहिए होती है वहां पे इसको ना रखता है, इसको रख देता है। तो हमें बताना होता है कि वहां पे ये नहीं, ये आएगी। ठीक है, इसलिए जाना जरूरी है। एडवाइस वर्ब है, मतलब सलाह देना। एडवाइस नाउन है, इसका मतलब होता है सलाह। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस हमें कुछ नहीं पढ़ना, बस ये देखना था कि इसका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा, इसके बाद चौथा टाइप है, जो फोर्थ टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये फोर्थ टाइप है और लास्ट टाइप है। जिनको सेंटेंस के टाइप पता होंगे सोच रहे होंगे सर 5 होते हैं, आपने 4 ही पढ़ाए हैं, आप बोले लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप कैसे हो सर? कुछ डाउट आ रहा होगा ना सर, 5 सेंटेंस हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, 5 होते हैं, आप बोले 4 हैं, आप बोले लास्ट टाइप है, कैसे हो गया? बताएंगे आगे। ठीक है, सेंटेंस के मेन टाइप 4 होते हैं, जो 5वां होता है वो इसी का टाइप होता है। समझ में आ गया? मेन टाइप 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो 5वां होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, वो इसका टाइप होता है। ठीक है, आगे बताऊंगा क्या उसमें क्या होता है। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन, समझ में आ रहा होगा सर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आ गया? ठीक है, ये तो इसमें मैंडेटरी है। कैसा है? मैंडेटरी मतलब आना ही आना है, बेसिक चीज समझते हैं। अब सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज क्यों होता है? तो इसका यूज होता है, लिख दूं पहले, टू एक्सप्रेस फीलिंग, इमोशंस। ठीक है, टू एक्सप्रेस फीलिंग, इमोशंस या रिएक्शंस। रिएक्शंस भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब मैंने बोला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चौथा टाइप है सेंटेंस का। एक्सक्लेम मतलब होता है अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो काम है वो क्या है? ये एक्सप्रेस करता है किसको? फीलिंग्स को, इमोशंस को या रिएक्शंस को। और इसमें ये मार्क आना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है। सर ये तो आपने बता दिया, इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, क्या बताऊं? स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में जैसे मैंने बोला आपसे, इसमें व्हाट और हाउ आता है पहले। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर होते हैं इसके, या तो व्हाट या हाउ पहले आएगा सेंटेंस में, या फिर इंटरजेक्शन आएगा। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इंटरजेक्शन पता होगा आपको। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन आता था, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंटरजेक्शन पता होगा। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट या हाउ आएगा। सर इससे एक टाइप बता दीजिए, कैसे हम फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शन कैसे व्यक्त कर सकते हैं व्हाट या हाउ से? सर ये तो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले हैं। हाँ वही है, लेकिन इनका यूज किसमें होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। कैसे होता है? वैसे मान लो कि मैं कोई मूवी देख के आया और मैंने
उस मूवी का जिक्र अपने दोस्त से किया, मैंने बोला दोस्त से कि मूवी ऐसी थी ऐसी थी ऐसी थी, बोलेगा व्हाट अ मूवी। उसने क्या बोला, व्हाट अ मूवी, मतलब उसने अपना रिएक्शन, उसने रिएक्ट किया किस पर, मूवी के लिए। जब उसने स्टोरी सुनी या फिर कोई स्टोरी में सुना रहा हूं, व्हाट अ स्टोरी, ठीक है। व्हाट अ पेन, व्हाट अ हाउस, मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सप्रेस फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब हाउ वाला, मैंने बोला कोई, मैंने कोई चीज, मैं किसी को बताया कि मेरे चोट लगी है, कुछ हो गया, हाउ दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड, समझ में आ रहा। तो ये भी क्या कर रहा है, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कौन से हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहले व्हाट या हाउ आता है, अगर व्हाट या हाउ नहीं आया तो इंटरजेक्शंस आते हैं। इंटरजेक्शन में जैसे हुर्रे, जैसे आप कोई मैच जीत के आए, आप क्या बोलेंगे, हुर्रे, हुर्रे, ठीक है। हुर्राटे नहीं है, होली के हुर्राटे जो चिप्स आते वो नहीं है, हुर्रे विवॉन, हुर्रे हम जीत गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्लियर हुआ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। एक्सप्रेस किसको करते हैं, फीलिंग्स को, इमोशंस को, रिएक्शंस को। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि स्टार्टिंग में व्हाट या हाउ आएगा, अगर ये नहीं आया तो इंटरजेक्शंस आएंगे। इंटरजेक्शंस आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आने वाली एक दो क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, ठीक है। आगे आगे जाकर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझाएंगे, हर एक चीज समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, व्हाट या हाउ वाला कैसे बताया, व्हाट अ मूवी, हमने क्या किया इसमें एक्सप्रेस किया, किसको, रिएक्शन को। कोई मूवी की हमने स्टोरी सुनी, हमें अच्छी लगी या फिर बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ मूवी। तो यहाँ पे व्हाट अ सीन, व्हाट अ प्लेस, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दूसरा मैंने हाउ, हाउ दिस हैपेंड, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तीसरा लेते हैं इंटरजेक्शन में से, हुर्रे हो गया, वाव हो गया, वाव यू वॉन, वाव ही गॉट, वाव यू सिलेक्टेड, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन का यूज कर रहे हैं, हुर्रे बी बॉर्न, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, इससे कोई एरर नहीं आता। एरर कब आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया हो और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, ये एरर आपका छोटी लेवल्स का है। मार्क्स पर कभी एरर नहीं आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इन पर कभी भी एरर नहीं पूछता, ठीक है। बट इनका ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी क्या करता है, जैसे हम कोई हमसे रियल लाइफ में पूछ ले, हम सिर्फ पढ़ते इसलिए नहीं कि हमें एग्जाम निकालनी है, हमें जॉब चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़े हुई, हमसे पूछे तो हम बता पाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इसका आना अनिवार्य है, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप होता है जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी का टाइप है, वो अलग से सेंटेंस नहीं है। बहुत सारे लोग उसको अलग से पढ़ाते हैं, पास्ट सेंटेंस बताते हैं, वो अलग से सेंटेंस नहीं है, इसी का टाइप है। उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। समझना इसको, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका यूज क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, टू एक्सप्रेस विश, कर्ष या फिर ब्लेसिंग। मैंने क्या बोला, ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही टाइप है। इसमें क्या किया जाता है, कर्ज, ब्लेसिंग या विश को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। विश मीन्स पता है आपको, मनोकामना है, आपकी कामना, इच्छा। कर्ज मीन्स आप जानते हो, इसका क्या होगा, जिसे बोलते हैं श्राप, बद्दुआ, श्राप। ब्लेसिंग मतलब पता है आपको, दुआ, जब कोई दुआ देते किसी को, जैसा मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। और मैं दूसरा बोला गो टू हेल, ठीक है। अब आपने देखा पहला मे यू लिव लॉन्ग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लेसिंग दी जा रही है, ठीक है। जुग जुग जियो बोलते हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। या सदा स्वागन रहो, जब शादी होने वाले लड़कियों को बोला जाता है, उसमें क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। गो टू हेल, नरक में जाओ, नरक में सड़ो, तुम्हारे कीड़े पड़े, वो सब क्या है, कर्ष है। तो ये भी कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यूज किसमें होता है, विश को, कर्ष को या ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करने में यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। टाइप किसका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप है। ये कौन सा टाइप है, ये चौथा टाइप है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका टाइप कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका काम क्या होता है? विश, कर्स या ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, अब सर यहाँ पे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, सर आपने गलती कर दी। सर आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया, आपने सर गलती कर दी, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप है, एक्सक्लेमेशन आना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। धैर्य रखो, ठीक है। बस हम यही तो बताना चाह रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे? एरर फाइंड करने जाओगे, गो टू हेल लिखा है, पीछे फुल स्टॉप लगाया, आप सोचोगे भाई घंटी बज गई। अब इसमें और कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस एरर यहीं पे है। अब एरर क्यों है? क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है भाई, बद्दुआ दी जा रही है। दुआएं कौन याद रखता है? बद्दुआ याद रखता है, ठीक है। बद्दुआ दी जा रही है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भाई साहब ने फुल स्टॉप लगाया, तो ये गलत है। आप वहां पे इसको एरर बता के आ जाओगे, आपको नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी। अब सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? मतलब मैंने सही बताया कि आना चाहिए यहाँ पे, फिर आप बोल रहे कि मार्किंग मतलब मार्क नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। क्यों? गलत क्या किया मैंने इसमें? हाँ भाई आपने गलत किया, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप दोनों आते हैं। बात समझ में आई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहां अपनी फीलिंग्स को, रिएक्शंस को, इमोशंस को व्यक्त करते हैं, वहां पे आपका इसका आना मैंडेटरी है, आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, किसी पे बद्दुआ देते हैं या श्राप देते हैं या फिर विश अपनी बताते हैं, तो वहां पे आप इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे ये ना लग के ये होता, फुल स्टॉप होता, तब भी ये सही होता। अगर ये ना लग के ये है, तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पढ़ लिया मोटा मोटा सेंटेंस के टाइप पढ़ लिया हमने। पहले देखा बेसिक इंग्लिश का, फिर मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which give complete sense is called sentence। सेंटेंस के टाइप देखिए, टाइप्स कौन से होते हैं? पहला होता है असर्टिव। असर्टिव में दो टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं? एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। फिर दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें दो टाइप होते हैं, कौन से होते हैं? डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और कौन सा होता है? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं? यस या नो टाइप क्वेश्चंस और डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें एरर कैसा आता है? जब कभी भी सेंटेंस में यस या नो टाइप क्वेश्चन या डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन एक साथ दिया जाए, तो यस या नो टाइप जो क्वेश्चंस है वो अपना इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहता है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप वाला क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव फॉर्म से हटकर अफर्मेटिव फॉर्म में आ जाता है या फिर असर्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये हमने पढ़ा था, अच्छे समझाया था। उसके बाद आपका दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसका इंटरोगेशन से कोई मतलब नहीं होता, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आता। उसमें भी एरर सेम आता है कि उसमें जब क्वेश्चन मार्क नहीं आता, उसका इंटरोगेटिव से मतलब नहीं होता, तो जानबूझकर उसमें इंटरोगेशन डाला जाता है जिससे कि आपको एरर दिया जाए। तो हमें क्या करना है? जो उसमें इंटरोगेशन वाला पार्ट आया है, जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको चेंज करना है किसमें? असर्टिव सेंटेंस में। फिर हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में देखा। उसका काम क्या होता है? उसका काम हम रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, सजेशंस के लिए, ऑर्डर के लिए, एडवाइस के लिए यूज करते हैं। फिर मैंने बताया कि दो टाइप के एडवाइस होते हैं, ADVICE अगर है तो वो क्या है? वो वर्ब है, मतलब क्या होता है? सलाह देना। अगर ADVICE है तो वो एक नाउन है, उसका मतलब क्या होता है? सलाह। अब उसमें हमने बता दिया इसका काम क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि उसकी स्टार्टिंग में लेट, डू नॉट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट टाइप देखा जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इमोशंस को, फीलिंग्स को, रिएक्शन को व्यक्त करना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में हाउ या फिर व्हाट आता है। अगर ये नहीं आए हैं तो इंटरजेक्शंस आते हैं। इंटरजेक्शंस नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आगे बता देंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसी का एक टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी का एक भाई है, इसी का बेटा समझ लो, इसी का साथी है, ठीक है। क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अलग से सेंटेंस नहीं है। आपको कभी भी क्वेश्चन पूछता है, प्रॉपर इंग्लिश में 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। 5वां टाइप जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का टाइप है। अब सर ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं विश के लिए, कर्ष के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। विश क्या होता है? जो हमारी कामनाएं, मनोकामनाएं हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। कर्ष क्या है? किसी को हमने श्राप दिया, किसी को बद्दुआ दी, तो वो कर्ष हो गया। ब्लेसिंग्स क्या होता है? जो हमें दुआएं मिल रही हैं, किसी को हम दुआ दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स हो गई। इनको व्यक्त करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सेंटेंस से पहले जहां पे मे आए, क्या है? मे, ठीक है। सेंटेंस से पहले जहां मे आए, इसमें आता है मे आता है, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें तो मे नहीं आया, मे नहीं आया तो मे इसमें अंडरस्टूड है। जैसे हमारा गो देयर, कम हियर वो था, ठीक है। कम फास्ट, तो उसमें हम क्या करते थे? यू अंडरस्टूड रहता था। तो यहां भी मे कैसा होता है? अंडरस्टूड रहता है। अगर आपसे बोल रहे हो मे गो टू हेल,
मे यू गो टू हेल। ठीक है, अब गो टू हेल में किसको बोला? यू को बोला। इसमें यू क्या है? अंडरस्टूड है, जब मे लगा तो यू लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने यू यहाँ पे क्यों लगाया? गो टू हेल में किसे बोल रहा हूँ? जो मेरे सामने है उसी को, यू गो टू हेल। प्रॉपर ये है, ठीक है। क्यों प्रॉपर है? वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आना चाहिए, मैंने बताया था। अब यहाँ मे लगा दो आगे, मे यू गो टू हेल, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पीछे फुल स्टॉप है तब भी चल जाएगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क है तब भी चल जाएगा। तो हमने मोटा मोटा कह देगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का आना मैंडेटरी है, जरूरी है, अनिवार्य है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में डाल रहे हो तब भी ठीक है, नहीं लगा रहे हो तब भी ठीक है, फुल स्टॉप लगा रहे हो तब भी ठीक है, ये लगा रहे हो तब भी ठीक है। यहाँ पे हमारे सेंटेंस के टाइप्स हो गए ओवर। ठीक है, अब आपकी इसमें एग्जाम से जो ओरिएंटेड था वो मैंने आपको बता दिया। सब क्यों पढ़ाया? क्योंकि आगे आने वाली क्लास में इन सब का यूज आने वाला है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, लेकिन इनका कहीं ना कहीं यूज आता है। समझ में आ गया? इसलिए मैंने आपको सब पढ़ा दिया सेंटेंस का। ठीक है, टाइम ज्यादा हो रहा है पहली क्लास का, नहीं तो मैं इसमें फ्रेश एंड क्लॉज को कराता। अब इनको मैं कल देखूंगा। फ्रेश एंड क्लॉज का होने के बाद सेंटेंस पूरा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए? प्रैक्टिस किसकी करनी है? आपको मैंने दो कंसेप्ट बताए हैं। एक बताया था डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में, जिसमें यस या नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चंस एक साथ आते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में, जो उसका कंसेप्ट था। आपको बस ये दो कंसेप्ट अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कहां मिलेंगे? जब आप रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर की या किसी भी चीज की, तो आपको ये सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो आप देखना उनमें किस टाइप से इनका यूज हो रहा है। ठीक है, या फिर आप अगर नहीं क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो हमारी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। आई थिंक, मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे डेली आ सकते हैं। ठीक है, अगर चाहो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे आपको वीडियोस मिल सके। वैसे मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं करने के लिए, अगर आपको अच्छी लगी तो करना, नहीं अच्छी लगी तो क्यों करोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास समाप्त होती है।